वीडियो 17 और वीडियो 18 में मैंने उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन प्रयागराज के द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ है उस पेपर के 50 क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। इन दोनों ही वीडियोस को आप मेरे चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट जिसका नाम है UPHESC एड 50 ज्योग्राफी असिस्टेंट प्रोफेसर में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैं इसी पेपर के लास्ट 20 क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शंस हैं इन सभी में महासागरीय खाइयाँ ओशन ट्रेंचेस दी हुई हैं और इनके आगे उन ओशंस या महासागरों के नाम लिखे हुए हैं जहाँ पर यह महासागरीय खाइयाँ स्थित हैं। कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है उसको हमको चूज़ करना है। इन चारों ही महासागरीय खाइयों को मैंने इस वर्ल्ड मैप में शो किया हुआ है। अगर आप एक्सट्रीम राइट साइड में इस जगह पर यदि देखें न्यूजीलैंड के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में तो यहाँ पर टोंगा खाई टोंगा ट्रेंच की स्थिति है जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। यदि इस जगह पर हिंद महासागर में जावा द्वीप के नीचे देखें तो यहाँ पर सुंडा खाई की स्थिति है और इस जगह उत्तरी प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच की स्थिति है और यहाँ पर अटलांटिक ओशन में या नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इस जगह पर प्यूर्टो रिको खाई की स्थिति है। यदि यहाँ पर देखा जाए तो जो मैरियाना ट्रेंच है यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैरियाना ट्रेंच साउथ पैसिफिक में स्थित है, यह गलत है। मैरियाना ट्रेंच नॉर्थ पैसिफिक ओशन में स्थित है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द जेट स्ट्रीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या हैं। यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं जिनका संबंध जेट स्ट्रीम से है। इनमें से कौन से कथन सही हैं उसको हमको चूज़ करना है। हम स्टेटमेंट्स को पढ़ें उससे पहले इस क्वेश्चन से संबंधित जेट स्ट्रीम के बारे में 1-2 सामान्य बातें सीख लेते हैं। इस डायग्राम को यदि हम देखें तो यहाँ ऊपर की तरफ यह जो ब्लू कलर का एरिया दिखाई दे रहा है आपको, यह है पोलर कोल्डर एयर मास, जबकि नीचे की ओर यह जो येलो कलर का रीजन आपको दिखाई दे रहा है यह है ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल वार्मर एयर मास। इन दोनों ही एयर मासेस का जो नेचर है वह बिल्कुल अलग अलग है। एक कोल्डर है जबकि दूसरा वार्मर है। अपर एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि इन दोनों ही एयर मासेस की जो बाउंड्री है उनके बीच में वेस्ट से ईस्ट की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर मियांडर करती हुई बहुत ही तेज़ गति के साथ हवाएं बहती हैं जिनको कि जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इन जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का प्रमुख कारण ही इन दोनों ही एयर मासेस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंसेस का होना है। यदि इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, वह कब होगा? विंटर सीजन में। विंटर में क्या होगा कि जो पोलर एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, जबकि जो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ की जो एयर होगी वह अभी भी उतनी ठंडी नहीं हो पाएगी, जिस कारण विंटर सीजन में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में वह बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू समर सीजन। इसका परिणाम यह होता है कि यह जो जेट स्ट्रीम होती है इसकी जो वेलोसिटी है वह विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा हो जाती है इन कंपैरिजन टू समर सीजन। और
विंटर सीजन में बहुत अधिक टेम्परेचर डिफरेंस का एक प्रभाव और होता है कि यह जो जेट स्ट्रीम इस जगह फ्लो कर रही है वह और दक्षिण की ओर खिसक आती है, जबकि समर सीजन में यह जो जेट स्ट्रीम है वह श्रिंक हो जाती है, वह सिकुड़ जाती है, उसका विस्तार या उसका विस्थापन उत्तर की ओर हो जाता है। अब हम इस क्वेश्चन में दिए हुए अपने दोनों स्टेटमेंट को ज़रा पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट है द वेलोसिटी ऑफ जेट स्ट्रीम इन समर सीजन बिकम ट्वाइस द वेलोसिटी इन विंटर सीजन। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर डिफरेंस विंटर में बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण स्पीड विंटर में बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू समर सीजन। दूसरा स्टेटमेंट है द एक्सटेंट ऑफ जेट स्ट्रीम नैरोज डाउन ड्यूरिंग समर सीजन। बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया कि गर्मी के मौसम में क्या होता है कि इन दोनों ही वायु राशियों के मध्य जो टेम्परेचर डिफरेंस है वह कम हो जाता है और यह जो जेट स्ट्रीम है उसका विस्थापन हो जाता है ध्रुवों की ओर, यह ऊपर की ओर खिसक जाती है। इस तरह इस क्वेश्चन का यह जो दूसरा स्टेटमेंट है वह सही है और इस आधार पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी ओनली 2। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डज नॉट बिलोंग टू लॉजिकल पॉजिटिविज्म। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत तार्किक प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है। यहाँ पर 4 सिद्धांत दिए हुए हैं। पहला है कार्य कारण का सिद्धांत, दूसरा संरचनावाद, तीसरा व्यवहारवाद और चौथा प्रकार्यवाद। इनमें से व्यवहारवाद का संबंध लॉजिकल पॉजिटिविज्म तार्किक प्रत्यक्षवाद से नहीं है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी व्यवहारवाद। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोपाउंडर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पैराडाइम इन ज्योग्राफी। निम्नलिखित में से कौन भूगोल में चिंतन फलक पैराडाइम की संकल्पना का प्रतिपादक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए टी.एस. कुहन। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी। निम्नलिखित में से किसने भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद के विकास में योगदान दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एडवर्ड सोजा ने भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद के विकास में योगदान दिया है ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में 2 लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ बुक्स के नाम दिए हुए हैं, वहीं लिस्ट 2 में इन बुक्स के जो ऑथर्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं। दोनों को सही से मैच करना है और सही ऑप्शन का चयन करना है। अर्धकुंडे बुक के राइटर हैं कार्ल रिटर। जोग्राफिया जनरलिस बुक वेरेनियस ने लिखी हुई है। एंथ्रोपो जोग्राफी बुक जो है वह रेडजेल ने लिखी हुई है और कॉस्मोस बुक हम्बोल्ट ने लिखी हुई है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इन 1969 with the publication of which of the following journals the humanistic geography became the major paradigm in geography। 1969 में निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किसके प्रकाशन के साथ भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक मानवता परक भूगोल हो गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी एंटीपोड पत्रिका या एंटीपोड जर्नल। अगला क्वेश्चन है द फेमस ऐसे एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी अ मैथडोलॉजिकल एग्जामिनेशन वाज रिटन बाय। प्रसिद्ध निबंध एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी अ मैथडोलॉजिकल एग्जामिनेशन किसके द्वारा लिखा गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है शेफर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग जोग्राफर्स वाज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा भूगोलवेत्ता पर्यावरण निश्चयवाद का समर्थक नहीं रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी जीन ब्रून्स। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स पुट फोर्थ द 7 स्टेजेस ऑफ टाउन्स ग्रोथ। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नगर विकास की 7 अवस्थाओं को प्रस्तुत किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने नगरों के विकास की 7 अवस्थाओं का उल्लेख किया है जो इस प्रकार हैं
पूर्व शैशवावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था और अंतिम है वृद्धावस्था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च्ड इन इंडिया? भारत में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की गई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 2015 में भारत में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एज वे ऑफ लाइफ? जीवन शैली के रूप में नगरीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? इस क्वेश्चन का सही आंसर है लुइस विर्थ ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस एस्टीमेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 2015-20 वाज द हाईएस्ट? संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार निम्नलिखित देशों में किसमें जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2015 और 20 के दौरान सर्वोच्च थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बहरीन। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन वाज प्रोपाउंडेड बाई? खुदरा गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, WJ रायली। अगले क्वेश्चन में दो लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में अर्बन ज्योग्राफी के कुछ कंसेप्ट दिए हुए हैं, वहीं लिस्ट 2 में इन कंसेप्ट को देने वाले जो प्रतिपादक हैं या जो प्रोपाउंडर्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं। दोनों को सही से मैच करना है और सही विकल्प का चयन करना है। जैसे जो सिटी रीजन का कंसेप्ट है वह डिकिंसन के द्वारा दिया गया था, अमलैंड का कंसेप्ट आंद्रे एलिक्स के द्वारा दिया गया था, हिंटरलैंड का कंसेप्ट ग्रीन के द्वारा दिया गया था और अर्बन फील्ड का कंसेप्ट स्मेल्स के द्वारा दिया गया था। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्राई पॉइंट सेटलमेंट इज अ ह्यूमन सेटलमेंट लोकेटेड ऑन ए साइट विच इज? शुष्क स्थल अधिवास एक ऐसे स्थान पर स्थित मानव अधिवास हैं जो, देखिए सबसे पहले तो हम शुष्क स्थल अधिवास को जरा समझ लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, जैसे कि मान लीजिए एक द्वीप है और वह द्वीप चारों ओर से बाढ़ द्वारा प्रभावित क्षेत्रों से घिरा हुआ है, ठीक है, फ्लड प्रोन एरिया से घिरा हुआ है और इस द्वीप पर अधिवास हैं या घर बने हुए हैं या यहाँ पर गांव या कोई नगर स्थित है। तो इस प्रकार के जो सेटलमेंट होते हैं जो कि चारों ओर से फ्लड प्रोन एरिया से घिरे होते हैं और काफ़ी ऊंचाई पर स्थित होते हैं, वहाँ पर बाढ़ का प्रभाव नहीं पड़ता, इस प्रकार के जो सेटलमेंट्स होते हैं उनको ड्राई पॉइंट सेटलमेंट कहा जाता है। इस तरह यदि हम ऑप्शन सी को पढ़ें तो यहाँ लिखा हुआ है नॉट लायबल टू फ्लडिंग इन अ फ्लड प्रोन एरिया। बाढ़ प्रवण क्षेत्र में, मतलब जहाँ पर बाढ़ आती हो वहाँ पर भी बाढ़ उन्मुख ना हो, ऐसे सेटलमेंट्स। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वाज नॉट यूज्ड बाई डी व्हीटलसी इन 1936 टू डेलिनिएट एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लैंड ओनरशिप एंड लैंड टेन्योर जो है वह फैक्टर डी व्हीटलसी के द्वारा नहीं बताया गया था। अगले क्वेश्चन में दो लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में एग्रीकल्चर के प्रकार दिए हुए हैं, वहीं लिस्ट 2 में उन कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं जहां पर यह एग्रीकल्चर पाई जाती हैं। दोनों को मैच करना है और सही ऑप्शन का चयन करना है। जैसे जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टिलेज या गहन निर्वाहन कृषि है वह बांग्लादेश में होती है। इसी तरीके से जो कमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग है उसका संबंध है आइवरी कोस्ट से। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग का संबंध है अर्जेंटीना से और मार्केट गार्डनिंग का संबंध है नीदरलैंड से। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अमॉन्ग फॉलोइंग स्कॉलर्स
हु प्रेजेंटेड द टाइपोलॉजी ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर इन 1972। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने विश्व स्तर पर कृषि का प्रकारात्मक वर्गीकरण 1972 में प्रस्तुत किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जे क्रोस्टोविकी। अगला क्वेश्चन है, इन 1967 हु आइडेंटिफाइड 4 कैटेगरीज ऑफ एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी इन उत्तर प्रदेश। 1967 में किसने उत्तर प्रदेश की कृषि क्षमता को 4 वर्गों में अभिनिर्धारित किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एस भाटिया। फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस और नए कंसेप्ट्स के साथ अगले वीडियो लेक्चर में। जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस से।